हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल से रिलेटेड यह दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के इसका पार्ट 1 जरूर देख ले। तो आइए, जो हम लोग है सल्तनत काल में पिछले वीडियोस में पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में क्या जाना था सल्तनत काल के बारे में, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सल्तनत काल वाले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यानी सल्तनत काल के सिलेबस के बारे में लगभग हमने जाना था कि किस अनुसार जो हमें पहले गुलाम वंश, फिर यानी खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह से पढ़ना, उनका कार्यकाल क्या था, यानी शासन का काल क्या था, ये सब हमने जाना। फिर हमने जो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश को स्टार्ट किया, जिसमें हमने जो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, जो कि इसके संस्थापक थे, जो कि मोहम्मद घोरी के गुलाम थे और इस वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम लोग स्पेशली इस क्लास में जो है यानी गुलाम वंश का जो अगला शासक रहता है, उस महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी बेटी जो है ये रजिया सुल्तान, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जो यानी कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है कि उसका पुत्र रहता है आराम शाह। ये आराम शाह जो है शासक बनता है। यानी जो कुलीन लोग थे गद्दी पर, जो गद्दी के आसपास के जो लोग थे, सल्तनत के जो करीबी लोग थे उस काल के, तो उन लोगों ने क्या किया कि आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब जिंदा थे तो उन्होंने जो है यानी जीवित रहते हुए जो अपने उत्तराधिकार की घोषणा नहीं की थी। तो ये आराम शाह जो है इसको यानी कि उत्तराधिकार के रूप में यानी अगला शासक नियुक्त किया जाता है। जब यह आराम शाह शासक नियुक्त होता है तो यह चूंकि जो कुतुबुद्दीन की राजधानी थी वह लाहौर ही थी, इस लाहौर में जो है ये आराम शाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है। किंतु यह आराम शाह जो है यह एक अयोग्य शासक रहता है। और ये जो इल्तुतमिश, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है और उसका दामाद भी रहता है। तो कुछ लोग जो है यानी कि एक पक्ष जो रहता है सत्ता का, वह तो एक पक्ष से आराम शाह को गद्दी पर बिठा देता है, लेकिन एक पक्ष ऐसा होता है जो इल्तुतमिश को समर्थन करते हैं और जो उन्हें जो है राजगद्दी के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इल्तुतमिश चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है और दामाद भी रहता है, और ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो रहता है वो आपका यानी कि ये उस टाइम जो है बदायूं का सूबेदार रहता है। तो क्योंकि यह शासन व्यवस्था के बारे में जानता भी था, तो यह क्या करता है कि यानी कि शासक बन जाता है, यानी राजा बन जाता है। लेकिन ये जो है अपनी राजधानी जो है यानी दिल्ली के क्षेत्र में यह आकर के शासक बनता है। ये जो है आराम शाह लाहौर में शासक बनकर बैठा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आराम शाह जानता है कि इल्तुतमिश राजा बन बैठा है, तो दोनों के बीच जो है युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि ये आराम शाह चूंकि अयोग्य रहता है, तो इस वजह से जो है यह हार जाता है और ये जो इल्तुतमिश है यह जीत जाता है। तो इस प्रकार जो है इल्तुतमिश जो है शासक बन जाता है। और इसका जो शासन काल है, इल्तुतमिश का शासन काल आपका 1210 से 36 के आसपास का काल जो है, यानी एक लंबे कार्यकाल तक जो है ये शासक बनकर राजा के रूप में जो है यह कार्य करता है। और शासक बनने से पहले जो यह बदायूं एक क्षेत्र रहता है, वहाँ पर यह जो है सूबेदार के रूप में नियुक्त रहता है। ऐबक का जो गुलाम था, यानी कि यह तो ऐबक का गुलाम एवं दास दोनों था, यानी गुलाम भी था और दामाद भी था। तो इस वजह से क्या होता है कि अगला शासक ये नियुक्त हो जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, जब शासक बनता है तो खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति
स्वीकृति दी। यानी कि हमने देखा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। उस काल में क्या होता था दोस्तों कि जो भी यानी इस्लामिक शासक बनता था, कोई भी व्यक्ति राजा बनता था, तो उस काल का जो खलीफा होता था वो खलीफा जो है राजनीतिक हेड होता था। तो कोई भी जो किसी भी क्षेत्र में यानी इस्लामिक क्षेत्र में कोई शासक बनता था, राजा बनता था, तो उस खलीफा से जो है उसे आज्ञा लेनी पड़ती थी, यानी परमिशन लेना पड़ता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह उस खलीफा से आज्ञा ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसका कार्यकाल 4 साल का रहता है। तो वो है कि इस पीरियड में शायद वो पहुंच ही नहीं पाया, खलीफा तक नहीं पहुंच पाया होगा, तो इस वजह से जो है वह इस यानी सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता है। लेकिन जब यह जो है इल्तुतमिश शासक बनता है, राजा बनता है, तो ये क्या करता है कि सुल्तान से यानी तत्कालीन जो सुल्तान रहता है उससे जो है वह खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति लेता है, यानी सुल्तान की पदवी धारण करता है। और वहाँ उस काल का जो खलीफा रहता है उसे एक अन्य उपाधि देता है जो खिलवत नाम से जानी जाती है, यानी जो खलीफा है उससे इल्तुतमिश को जो है आपका खिलवत की उपाधि देता है। और ये जो है दोस्तों इल्तुतमिश जो है आपका इल्वारी तुर्क रहता है। और यह जो है शमसी वंश से संबंधित रहता है। इससे भी कई बार प्रश्न आया है कि जो है इल्वारी तुर्क सल्तनत काल का कौन शासक था, तो आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है इसका यानी इल्वारी तुर्क था। और इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो है यानी अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बनाता है, यानी कि जो आराम शाह और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो वही क्या होता है कि ये जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। और इसी काल से क्या होता है कि दिल्ली जो है दोस्तों यानी राजधानी के रूप में इल्तुतमिश के द्वारा ही सर्वप्रथम जो है यानी इस्तेमाल की जाती है, राजधानी बनाई जाती है। और यह जो है कई यानी वर्षों तक जो है यह दिल्ली जो है राजनीति का प्रधान केंद्र बनकर रह जाती है। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे इसका कारण एक ये भी था कि क्योंकि लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्षेत्र था, आराम शाह का क्षेत्र था, तो वहाँ जो है इसके जो प्रतिरोधी थे, विरोधी थे, वो ज़्यादा थे। तो इस वजह से जो है वो लाहौर को राजधानी बनाना खुद के लिए सुरक्षित नहीं मानता है। इस वजह से जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। और ये दिल्ली जो है मैंने बताया दोस्तों तोमर वंश के अलंगपाल के द्वारा जो है इस दिल्ली की स्थापना की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है पॉइंट आपका वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का, यानी कि इस इल्तुतमिश को ही जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस दिल्ली सल्तनत को कहिए या सल्तनत काल का, यानी भारतीय सल्तनत काल का जो है अगर वास्तविक संस्थापक कोई है तो ये जो है इल्तुतमिश है। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल दोस्तों बहुत छोटा सा था, यानी कि मात्र 4 साल वो शासन करता है। इस पीरियड में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, तो इस वजह से जो है और ये जो है आपका इल्तुतमिश जो है इसका शासनकाल भी लंबा रहता है। और ये अपने शासनकाल में जो साम्राज्य का विस्तार भी करता है, साम्राज्य को सुदृढ़ भी करता है और कई ऐसे कार्य करता है जो कि इसको यानी वास्तविक संस्थापक के रूप में इतिहास में प्रस्तुत करता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसके प्रमुख कार्य है यानी ऐसे कार्य जो इसको प्रमुख शासक के रूप में प्रस्तुत करता है, उसमें एक था इक्ता प्रथा। ये इक्ता प्रथा जो है दोस्तों यानी कि जमींदारों को जो है जमीन दिया जाता था इस प्रथा के अंतर्गत, और इस प्रथा के अंतर्गत जो जमींदारों को दी जाती थी उस जमीन के बदले जो है उससे यानी शासक को लगान मिलता था। तो ये इक्ता प्रथा का जो आरंभ है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। तो ये इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको याद करना भी आसान है दोस्तों। इसे इल्तुतमिश और इसे इक्ता प्रथा, तो इनको दिमाग में रखिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इक्ता प्रथा जो है किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। और कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो जिसकी नींव डाली गई, यानी 2 मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाई गई, लेकिन इसकी तीसरी और चौथी मंजिल जो
है यह कुतुब मीनार भी यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी जो पूर्ण इनके ही शासनकाल में किया गया था। और एक तुर्कानी चहलगामी संगठन की स्थापना की। ये तुर्कानी चहलगामी दोस्तों यानी इसमें जो है 40 सरदारों के समूह को उन्होंने शामिल किया, जिसमें कि ऐसे लोग थे जो गुलाम यानी कि गुलाम टाइप के लोग थे, जो सैनिक व्यवस्था में अपना वर्चस्व रखते थे। ऐसे लोगों को यानी ये अपने जो विरोधी के अलावा जो इसके पक्ष में थे उन लोगों की यह एक टीम बनाता है, एक कहिए कि यानी अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करता है, टीम बनाता है और जो है राजनीति में अपनी पकड़ बनाता है। तो ये तुर्कानी चहलगामी जो है इसकी स्थापना इस इल्तुतमिश के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी जो है बहुत बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि तुर्कानी चहलगामी की जो स्थापना है वह किस शासक के द्वारा करवाई गई। तो तुर्कानी चहलगामी की जो स्थापना है वह इसके द्वारा करवाई गई। इस प्रकार है क्या है कि वो जो अपने विरोधियों को भी दबा देता है और जो शासन प्रशासन को भी सुदृढ़ करता है, यानी राजनीतिक मजबूतीकरण वह करता है। एक तरफ जहाँ वह एकता प्रथा चला करके अपनी आय का स्रोत मजबूत करता है, वहीं जो है तुर्कानी चहलगामी की स्थापना करके जो है वह राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करता है। अगला जो इसका मुख्य कार्य है वह है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए। उसके द्वारा जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए, जिसमें कि चांदी के सिक्के चलाए गए जिसे टंका कहा गया, और तांबा के सिक्के चलाए जो जीतल कहलाया। तो ये जो है शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा उसके शासनकाल में चलाए गए। उसके शासनकाल की एक और प्रमुख विशेषता रहती है दोस्तों मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण। तो चंगेज खां का उस समय जो मंगोल शासक चंगेज खां रहता है, उस काल में क्या होता है भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग में जो है चंगेज खां का आक्रमण होता है। हालांकि वह जो है भारत के भीतरी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, वह लाहौर के उधर ही रह जाता है, यानी भीतरी क्षेत्र में उसका आक्रमण सफल नहीं होता। लेकिन ये जो आक्रमण है इसके ही शासनकाल में होता है, यानी मंगोलों का जो आक्रमण है जिसका प्रमुख शासक चंगेज खां यानी चंगेज खां के जो है समर्थन में जो है यानी नेतृत्व में यह आक्रमण होता है। और यह आक्रमण जो है आपका इल्तुतमिश के ही शासनकाल में होता है। एक तराइन का तृतीय युद्ध भी दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये तराइन का तृतीय युद्ध जो है 1215 में यल्दोज जो है गजनी का शासक, यल्दोज गजनी का शासक रहता है, उसके साथ जो है तराइन का युद्ध होता है। और इस तराइन के युद्ध में जो है यह जीत जाता है, यानी इल्तुतमिश की जीत होती है। और वो जो यल्दोज है इसके अंदरूनी क्षेत्र यानी लाहौर के उधर ही वो अभी रह जाता है, वो जो है इसके आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाता है। अब इसकी मृत्यु के पश्चात यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है इसका अगला शासक जो रहता है वह रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। तो ये थे दोस्तों यानी इल्तुतमिश के शासन से संबंधित जानकारियाँ, जो कि जिसमें हमने देखा कि 1210 से 1236 के बीच उसके क्या क्या प्रमुख कार्य रहे, जिसमें उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, दिल्ली को राजधानी बनाया और वो जो है यानी एकता प्रथा चलाता है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, वहीं जो है तुर्कानी चहलगामी नामक संगठन की स्थापना करता है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता है और चांदी का टंका और तांबा का जीतल नाम का सिक्का चलाता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। इसके बाद ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि ये रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासक बनता है। हालांकि जो इल्तुतमिश जब यह जीवित रहता है उसी काल में क्या होता है कि यह अपनी पुत्री जो है रजिया सुल्तान को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो जो यानी गुलाम वंश जो है दो खेमों में बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है कि यानी कि रजिया सुल्तान के बदले जो है वो लोग रुकनुद्दीन फिरोज को जो है शासक बना देते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक रहता है और यह जो शासन व्यवस्था है
यानी यह शासक तो रहता है, लेकिन इसकी शासन की बागडोर जो है इसकी माँ चलाती है। अब वह एक क्रूर महिला रहती है, तो जनता क्या होता है कुछ समय उसकी क्रूरता से, उसके अत्याचार से, उसके द्वारा जो लगान लगाए जाते थे अधिक, उस वजह से जो है जनता एकदम त्रस्त रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जनता में एक विद्रोह की जो ध्वनि उठने लगती है, और इसका फायदा जो है ये रजिया सुल्तान उठाती है। तो क्या होता है कि एक बार ये रुकनुद्दीन जो फरोज रहता है, यह जो है आपका 1236 में यह शासक बनता है। तो यह जो है एक बार दिल्ली से बाहर होता है। ये रजिया सुल्तान क्या करती है कि रजिया सुल्तान उस समय जो है लाल कपड़ा धारण करके, यानी उस काल में कहा जाता है कि लाल कपड़ा धारण करने का अर्थ होता था न्याय मांगना। तो ये लाल कपड़ा धारण करती है, लाल वस्त्र धारण करके ये जो है जनता यानी दिल्ली के जनता के समक्ष जाती है और यह अपना न्याय मांगती है। यानी ये कहती है कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकार के रूप में यानी कि घोषित किया और मुझे सत्ता दीजिए, मैं आपके साथ न्याय करूंगी। तो जनता जो है क्या करती है कि रजिया सुल्तान को जो है शासक घोषित करती है। तो ये लोकतंत्र का यानी पहला जो शासक कहिए लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र का, तो वो रजिया सुल्तान ही रहती है। यानी पहली महिला शासिका भी कहिए इसको भारतीय इतिहास की, और पहली लोकतंत्र की शासिका कहिए। ये दोनों ही जो उपाधि है इस रजिया सुल्तान को मिलता है। तो ये क्या करती है 1236 में जो है यह शासिका बनती है। और जब इस रुकनुद्दीन फरोज जब वापस आता है, इसे पता चलता है, तो दोनों के बीच जो है युद्ध होता है और ये रुकनुद्दीन फरोज की जो है हत्या, यानी पहले इसे गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, बाद में कहा जाता है कि इसकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया सुल्तान अब शासिका बन गई और रजिया सुल्तान का शासनकाल जो है आपका 36 से 40 तक रहता है। और इसे जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है। और ना जाने कितने बार ये प्रश्न कितने ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पहली महिला शासिका कौन है। तो पहली महिला शासिका जो है, चाहे मुस्लिम महिला शासिका कहिए या ऐसे भी महिला शासिका के रूप में, ये रजिया सुल्तान ही है। और ये जो रजिया सुल्तान है यह जो है जब शासक बनती है यानी शासिका बनती है, तो ये क्या करती है कि यानी अपने आप को अच्छा शासक दिखाने के लिए अपने आप को उस रूप में ढाल लेती है। यानी कुर्ता टोपी जो कि शासक यानी पुरुष वेश जो होता था वो पुरुष वेश वो धारण करती है, और बिना मुंह ढके, यानी जो इस्लाम में है स्त्रियों को मुंह ढक के बाहर निकलना रहता है, तो ये बिना यानी इस पर्दा प्रथा को वो त्याग कर देती है और बिना मुंह ढके जो है वह दरबार में आने लगती है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि जो पूरा दरबार जो है दो गुटों में बढ़ जाता है। यानी कि एक महिला के आगे सर झुकाना जो पुरुष दरबारी थे सब, वो उनके लिए जो है ये बात मीन्स हजम नहीं होने लायक था, वो इस चीज़ को सही नहीं मानते थे। तो इस वजह से जो है दरबार जो है दो गुटों में बट गया था। और यानी इतिहासकारों का ये कहना है कि रजिया सुल्तान बहुत अच्छी शासिका थी, उसमें राजा बनने के, उसमें शासक बनने के सारे गुण थे, किंतु वह हारती है, वह मारी जाती है। सिर्फ उसका एक यही कारण है कि वह जो है स्त्री रहती है। तो स्त्रियों के साथ हमेशा यही होता है दोस्तों। चलिए ये डीपली बातें हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रजिया सुल्तान है अपने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है कि पुरुष वेश धारण करती है और कुर्ता और टोपी पहनती है। तो जो पुरुष वर्ग रहते हैं, तो चूंकि राजा है शासक है तो उसके आगे सर झुकाना पड़ता है, तो वो लोग जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से जो है बहुत इसके विरोधी जो है दरबार में भी और दरबार से बाहर भी खड़े हो गए थे। ये रजिया सुल्तान क्या करती है, अपने विद्रोहियों को दबाती है। यानी उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे जगह जगह, चाहे दरबार में चाहे बाहर में, तो बहुत विद्रोह को वो
दबा देती है। बहुत विद्रोहियों को क्या करती है वो अपने में मिला लेती है, उसको अलग अलग जो है सल्तनत में अलग अलग पद दे करके, अलग अलग यानी कि प्रशासन के क्षेत्रों पर बैठा करके पदवी दे करके उसको मिला लेती है अपने तरफ, यानी कि सूझबूझ का यह परिचय देती है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो लगभग जो है इसकी शासन व्यवस्था आगे ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, एक याकूत नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि उच्च मुस्लिम कुल का नहीं होता है, निम्न मुस्लिम कुल का होता है। उसके साथ जो है इसके संबंध यानी कि गहराने लगते हैं। तो कहा जाता है कि ये भी जो है इसके दरबारियों को अच्छा नहीं लगता है। इस याकूत को जो है वह रजिया क्या करती है कि आपका जो घुड़साल होता है, घुड़साल का जो यह अध्यक्ष इसे नियुक्त कर देती है। तो इससे जो है बहुत लोग जो है दरबार के लोग नाराज होते हैं। कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठती थी रजिया, तो ये जो है याकूत उसको घोड़े पर बैठाने में मदद करता था, यानी कि उसको चढ़ाता था घोड़े पर। तो ये सब चीज़ें जो है उस काल में यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म के अनुसार ये सब चीज़ें अलाउड नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा इशू बन रहा था। तो क्या होता है कि जो विद्रोही सब होते हैं वो क्या करता है, याकूत की हत्या करवा देता है। तो इससे रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा टूट जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अल्तुनिया जो है उस समय भटिंडा का सूबेदार रहता है, और यह जो है पराक्रमी शासक रहता है, वर्चस्व वाला रहता है। तो जो इसके रजिया के विद्रोही रहते हैं वो क्या करते हैं, अल्तुनिया को ऑफर करते हैं कि आप रजिया के ऊपर आक्रमण कीजिए और उसे जो है हराइए और उसे सुल्तान के पद से हटाइए। तो ये अल्तुनिया क्या करता है कि रजिया को जो है गिरफ्तार कर लेता है और इसे जो है दिल्ली से बाहर ले जाता है गिरफ्तार करके। तो उस समय क्या होता है कि ये जो रजिया रहती है, ये रजिया सूझबूझ का परिचय देती है, और ये जो है क्या करती है उसका यानी सारा खेल जो है पलटने के लिए ये क्या करती है, इस दुनिया से जो है यह विवाह कर लेती है। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों चूंकि अब वैवाहिक संबंध में बन चुके होते, तो ये लोग जो है वापस यानी अपनी सत्ता के लिए दिल्ली वापस आ रहे होते हैं। तो जब दिल्ली वापस आ रहे होते तो इस काल तक क्या होता है कि ये बहराम शाह जब रजिया सुल्तान को मीन्स ये अल्तुनिया दिल्ली से बाहर गिरफ्तार करके ले जाता है, तो उस काल तक जो है जो विद्रोही होते हैं दरबार के वो क्या करते हैं, बहराम शाह जो कि इसका भाई रहता है रजिया सुल्तान का, उसको जो है शासक घोषित कर देता है यानी राजा बना देता है। तो ये यानी 1240 ईस्वी में क्या करता है, ये बहराम शाह को राजा बना दिया जाता है। तो ये अल्तुनिया और जो रजिया जब विवाह करके वापस आती हैं अपने क्षेत्र अपने शासन को संभालने के लिए दिल्ली के तरफ, तो रास्ते में ये बहराम शाह जो है 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या करवा देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, रजिया सुल्तान का जो शासन काल है 4 साल से पहले ही खत्म हो जाता है, यानी वो मर जाती है और अल्तुनिया भी मर जाता है। इसका शासक जो बहराम शाह रह जाता है, और यह बहराम शाह जो है अयोग्य शासक रहता है। इसके बाद कई ऐसे शासक आते हैं जो कि गुलाम वंश को ठीक ढंग से चला नहीं पाते हैं। इसके बाद एक आता है गयासुद्दीन बलबन, जो कि वह यानी कि पराक्रमी शासक रहता है, शासन व्यवस्था को जो है वह अच्छे ढंग से चलाता है। तो जो गयासुद्दीन बलबन है उसके बारे में जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये थे दोस्तों जो गुलाम वंश के इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।